गांव की पगडंडियां पूर्णिमा की चांदनी में नहाई हुई थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था, जैसे पेड़ पौधे भी किसी डर से सहमे हुए हो। 23 साल का रवि, एक साहसी युवक, देर रात खेत से घर लौट रहा था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वह शांत राहों पर तेज कदमों से चल रहा था। गांव के बड़े बुजुर्गों की बातें उसे कानों में गूंज रही थी। पूर्णिमा को मत निकलना बेटा, वो आती है। रवि हमेशा इन बातों को मजाक समझता था। ये सब डराने की बातें होती है, भूत वूत कुछ नहीं होता, वो अक्सर कहता रहता। लेकिन उस रात कुछ हुआ। जैसे ही वह पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, किसी ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में पुकारा, रवि। वो रुका। आवाज सर्द और अजीब थी। उसने मुड़कर पीछे देखा और वही क्षण उसकी जिंदगी का आखिरी बज गया। वो वहां खड़ी थी, एक औरत, लेकिन आम नहीं। वो डायन थी, वही जिसका नाम गांव की औरतें फुसफुसा कर लेती थी। लंबा कद, लगभग 7 फुट का। उसकी सांवली सूखी त्वचा जैसे बरसों से धूप में झुलसी हो, और उस पर बिखरे मिट्टी, राख और खून के धब्बे। उसके लंबे उलझे बालों में सूखे पत्ते और किसी जानवर की पूंछ के बाल अटके थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सजीवता थी, जैसे वो जीवित थी, पर मानो जीवन को चूसकर ही जी रही थी। उसकी आंखें गहरी, बिल्कुल काली, लेकिन उनके अंदर एक लाल चमक थी, जैसे लपटें अंदर से झांक रही हो। कोई करुणा, कोई दया नहीं थी उनमें, बस भूख, मर्द की ऊर्जा की भूख। उसका चेहरा भले ही औरत जैसा था, पर मुस्कान में तिरछापन और होठों की कोर से झांकते दांत उसके इरादे साफ कर देते थे। वो नंगे पांव थी, और उसके पांव आम औरतों जैसे नहीं। एड़ियां मुड़ी हुई, तलवे काले और नाखून नुकीले। पैरों की उंगलियां जमीन को ऐसे छूती थी जैसे किसी पशु के पंजे हो। उसके गले में चांदी की जंजीर थी, जिसमें कुछ छोटे छोटे सूखे दिल बंधे थे। असली थे या मिट्टी के, कोई कह नहीं सकता। उसकी लाल साड़ी पुरानी थी, फटी हुई, लेकिन जानबूझकर ऐसी पहनी गई थी कि डर पैदा हो, जैसे हर चीज उसके रूप का हिस्सा थी। एक ऐसा रूप जो डर के साथ लुभावना भी लगे, जैसे पुरुष बच ही ना पाए। उसके आसपास की हवा भारी हो जाती थी। एक तेज गंध, जैसे राख और जले हुए मांस की मिली जुली बू, और उसकी सांस की आवाज धीमी मगर अंदर तक डराने वाली, जैसे कोई बांसुरी पर मृत्यु की धुन बजा रहा हो। रवि के शरीर में हलचल हुई। वो कुछ कहना चाहता था, पर उसके होठ सिल गए। डायन ने बस उसकी आंखों में देखा और वो वश में हो गया। उसका शरीर अकड़ने लगा, आंखें फट गई, जैसे ही वह जिंदा लाश बन चुका हो। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, फिर अपने लंबे नुकीले नाखूनों को धीरे से उसकी छाती में घुसा दिया। कोई चीख नहीं, कोई विरोध नहीं, बस एक सन्नाटा। उसने उसका दिल निकाला, ताजा
तड़कता हुआ, और देखते ही देखते उसने उसे चाटकर निगल लिया। रवि के शरीर की सारी ऊर्जा जैसे खींच ली गई हो। उत्तर प्रदेश का एक सुंदर रहस्यमयी गांव रामपुर दरिया में सूरज ढलने से पहले हर दरवाजा बंद हो जाता। जैसे ही अंधेरे की पहली परछाई धरती को छूती, पूरा गांव सांस रोक लेता। गलियां वीरान हो जाती, छतों पर अजीब सायों की आवाजाही शुरू हो जाती, और ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति गांव पर उतर आई हो। लेकिन गांव के इस सन्नाटे के पीछे एक खौफनाक रहस्य छुपा था। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात जब चांद अपने सवाब पर होता, तब एक डायन गांव के सबसे साहसी युवक की बलि ले जाती। वो शिकार चुनती थी, पर कायर नहीं। उसका शिकार वही हो जाता जो डर को चुनौती देता, जो कहता मुझे कुछ नहीं हो सकता। और फिर अगली सुबह गांव के बाहर पीपल के पेड़ से लटकती मिलती एक लाश, आंखें फटी हुई, चेहरा खौफ से नीला पड़ा और दिल शरीर से गायब। लोग कहते ये डायन सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी खा जाती। अगली सुबह गांव के लोग जब स्मशान के पास वाले पीपल के पेड़ से गुजर रहे थे, उन्हें पेड़ से एक लाश लटकती दिखी। वो रवि था, लेकिन उसका शरीर इंसानी नहीं लग रहा था। सिकड़ा हुआ, सूखा हुआ, जैसे शरीर में खून का एक कतरा भी ना बचा हो, बस चमड़ी और हड्डियां। मुंह खुला हुआ, जैसे आखिरी क्षणों में डर ने उसे जकड़ लिया हो। रात बीत चुकी थी, लेकिन गांव में सवेरा नहीं हुआ था। पेड़ से लटकती रवि की सूखी बेजान लाश, हर तरफ सन्नाटा और डर की गूंज फैला चुकी थी। एक बूढ़ा किसान दौड़ता हुआ पहुंचा पुलिस चौकी। वो मिल गया। रवि पीपल के पेड़ से लटका है साहब, आंखें खुली है उसकी और छाती फटी हुई है। कांस्टेबल के हाथ से चाय का ग्लास छूटकर जमीन पर गिर जाता है। उसने तुरंत वायरलेस उठाया। रामपुर दरिया से बोल रहे हैं, एक और लाश मिली है। गांव के सन्नाटे को चीरती हुई एक सफेद जिप्सी तेज रफ्तार से गांव के अंदर घुसी। पीछे पीछे एम्बुलेंस और फॉरेंसिक वैन भी थी। चारों तरफ गांव वाले इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन कोई पास नहीं जा रहा था। सफेद जिप्सी का दरवाजा खुला। एक सख्त चेहरा, गहरे भूरे सनग्लासेस और खाकी वर्दी में एक अफसर बाहर निकला। उसकी चाल में डर नहीं, अधिकार था। उसने चारों ओर नजर डाली। पीछे से एक सब इंस्पेक्टर फुसफुसाया, नया ट्रांसफर है, नाम है विशाल राणा। सुना है तेज तर्रार और बेखौफ पुलिस ऑफिसर है, जिसे एक नेता के बेटे की गिरफ्तारी की वजह से ट्रांसफर कर दिया गया था। उसका नया पोस्टिंग ठहरा रामपुर दरिया। फॉरेंसिक टीम लाश का जायजा लेती है। रवि की आंखें खुली थी, छाती फटी हुई थी और अंदर दिल नदारद था। विशाल ने एक घुटने पर झुककर लाश की ओर गौर से देखा। उसके पीछे एक बूढ़ी औरत धीरे से बोली, ये सुरैया का काम है, वही पूनम की रात को निकलती है, जवान लड़कों का खून पीती है, अब फिर लौट आई है। विशाल ने उसकी बात को अनसुनी कर दी, पर उसके माथे पर हल्की सी सिकन जरूर आई। कांस्टेबल चौबे, जो कांपते हाथों से सिगरेट जला रहा था, बोला, देखिए राणा साहब, आप अभी नहीं आए हैं, इस गांव को कागजों में मत समझिए। विशाल चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, मैं अंधविश्वास में नहीं मानता, लेकिन किसी की छाती से दिल निकालना, ये इंसान की करतूत नहीं लगती। जो भी है, मैं उसे ढूंढूंगा।
फॉरेंसिक टीम का एक टीम मेंबर चुपचाप विशाल के पास आया और धीरे से फाइल थमाई। साहब, लाश पूरी तरह सूखी है, खून का नामो निशान नहीं और सीने से दिल गायब है। विशाल ने सिर हिलाया, रिपोर्ट ली और एक बार फिर रवि की लाश को देखा, जैसे कुछ अनदेखा पड़ रहा हो। पंचनामा कर रवि की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अगली सुबह रामपुर दरिया पुलिस चौकी में कमरे में हल्की सी रोशनी थी। खिड़की के बाहर घना कोहरा फैला हुआ था। चाय की भाप उठ रही थी, लेकिन विशाल राणा का ध्यान सामने मेज पे रखी फॉरेंसिक रिपोर्ट पर था। वो चुपचाप पढ़ रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां एक एक शब्द पर अटक रही थी और उसके माथे पर चिंता की गहरी लकीर उभरने लगी थी। उसमें लिखा था, शरीर में रक्त का नामो निशान नहीं, शरीर के हर अंग की नसें सूखी पाई गई, जैसे रक्त कभी था ही नहीं, दिल गायब है। छाती को एक अत्यंत धारदार औजार से चीरा गया हो। कट साफ है, लेकिन ऐसा इंसानी हाथ से संभव नहीं। दिल को निकाले जाने की प्रक्रिया में शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, यानी तो रवि पहले से मृत था या बेहोश। शरीर पर एक भी फिंगरप्रिंट नहीं पाया गया, ना कोई स्क्रैच, ना दबाव का निशान। मृत्यु से पूर्व जबरदस्त मानसिक तनाव और दर्द झेला गया है। वायु मार्ग में राख के महीन कण पाए गए, जैसे वह किसी अतिशय जलने वाले वातावरण में अंतिम सांस ले रहा हो। रिपोर्ट का अंतिम हिस्सा। शरीर के भीतर का तापमान सामान्य मृत शरीर से 5 डिग्री कम था। यह दर्शाता है कि मौत के बाद शरीर को कृत्रिम रूप से ठंडा किया गया, या किसी ऐसी शक्ति ने शरीर की गर्मी सौंप ली जिसका वैज्ञानिक व्याख्या संभव नहीं। विशाल राणा ने गहरी सांस ली। वह रिपोर्ट को दोबारा पढ़ने लगा, जैसे कुछ चूक गया हो। उसके होठों पर फुसफुसाहट थी। नो फिंगरप्रिंट, नो वाउंड्स, नो ब्लड और दिल भी नहीं। क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाला बंद लिफाफा मेज पर रख दिया गया। विशाल ने धीरे से खोला और आंखें चौड़ी हो गई। लिफाफे पे लिखा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, रामपुर दरिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। आंतरिक अंगों की दशा। शरीर की सारे अंग सिकड़े हुए थे। मांसपेशियां खींची हुई थी, जैसे शरीर की ऊर्जा खींच ली गई हो। दिल की अनुपस्थिति। छाती के बीचों बीच दिल की जगह खाली है, जलने जैसे, लेकिन जलन की कोई बाहरी चिन्ह नहीं। ब्रेन स्कैन। मस्तिष्क की कोशिकाएं मृत अवस्था में भी असामान्य रूप से सक्रिय पाई गई, जैसे मृत शरीर में कुछ देखा अनदेखा अनुभव कर लिया हो। गंध परीक्षण। शरीर के कपड़ों और बालों से सड़ी हुई राख, जलते बाल और किसी प्राचीन जड़ी बूटी जैसी गंध के अंश मिले। विशाल रिपोर्ट से नजर हटाता है। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। फिर वह धीमी आवाज में खुद से कहता है, ये कोई मर्डर नहीं है, ये कुछ और है। थाने के भीतर एक पुरानी टेबल पर धूल से भरी फाइलें बिखरी पड़ी है। इंस्पेक्टर विशाल राणा उन फाइलों में बार बार रवि के केस को उलट पलट कर देख रहे हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं। रवि की रहस्यमयी मौत को अब 1 महीना बीत चुका था। इंस्पेक्टर विशाल ने हर मोड़ पर हर संदिग्ध और हर अफवाह को खंगाल डाला था, पर हर रास्ता एक अंधेरी गली में जाकर खत्म हो जाता, जैसे कोई ना दिखाई देने वाली छाया उन्हें गुमराह कर रही हो। अगली पूनम की रात को गांव के बाहर सुनसान रास्ता चांद की तेज रोशनी में डूबा हुआ है। सड़क के दोनों ओर घना जंगल है, पत्तों की सरसराहट
और दूर से उल्लू की आवाज़ आती है और वही दूर से एक बाइक की आवाज़ आती है। वही बाइक चला रहा है वासु, 24-25 साल का युवा। उसके चेहरे पे थकान है लेकिन हल्की मुस्कुराहट भी है। उसके पीछे बैग बंधा हुआ है, शायद शादी में दिया गया कोई तोहफा। वासु अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए, सनी की शादी तो जबरदस्त रही, पर यह सुनसान रास्ते पे तो हमेशा डरावना लगता है। अगली बार रात नहीं कि रुकूंगा यहाँ। तभी अचानक बाइक रुकती है। अचानक बाइक बंद हो जाती है। वासु चौंकता है। वासु कहता है, अबे पेट्रोल तो है, फिर क्यों बंद हो गई? वह बाइक से उतरता है, इधर उधर देखता है। चांद की रोशनी में उसकी परछाई जमीन पर साफ दिख रही है। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। वासु पलट कर देखता है, कोई नहीं। फिर वह झुककर बाइक की पेट्रोल की नली चेक करता है। तभी पीछे से जमीन में सरकती एक परछाई, मानव जैसी मगर सामान्य रूप से लंबी, धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ती है, जैसे समय थम गया हो। वासु तेज आवाज में पूछता है, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। वह अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालता है, टॉर्च ऑन करता है और इधर उधर रोशनी डालता है। टॉर्च की रोशनी पेड़ के तने से गुजरती है और वहां एक चेहरा झलकता है। सफेद नाक, नक्शहीन चेहरा, बस दो गहरे काले गड्ढे आंखों की जगह। वासु की सांस अटक जाती है। वासु डर के मारे चीखता है, हट जाओ, कौन हो तुम? वासु भागने की कोशिश करता है, बाइक की ओर दौड़ता है। तभी पीछे से कोई अदृश्य ताकत उसके कंधे पर हाथ रखती है। एक ठंडी, हड्डियां तक चीर देने वाली ठंडक उसके शरीर में समा जाती है। वासु चीखता है मगर उसकी आवाज हवा में दब जाती है। अगली सुबह गांव से 6 किलोमीटर दूर एक कच्चे रास्ते पर वासु की लाश मिली। यहाँ पुलिस चौकी में विशाल रवि के केस की फाइल देख रहा होता है। अचानक कमरे की लाइट एक पल को झपकती है। दरवाजे पर कांस्टेबल चौपे आता है, कांपती आवाज में, साहब, एक और लाश मिली, उसी पेड़ से थोड़ी दूर। विशाल तुरंत खड़ा हो जाता है, मुझे जगह पर ले चलो। गांव के कुछ लोग सड़क के किनारे इकट्ठा है। पुलिस पहुंचती है। लाश एक ही तरह से पड़ी है जैसे रवि की थी, चेहरा ऊपर की ओर, आंखें फटी हुई, मगर मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, जैसे मरते समय चीख ही ना सका हो। डॉक्टर रिपोर्ट, ना कोई चोट का निशान, ना खून का एक कतरा। इंस्पेक्टर विशाल राणा गंभीर सांस लेते हुए, फिर वही तरीका, रवि की तरह, पूनम की रात। और अब एक और जान गई। थाने की दीवार पर लगा हुआ केस बोर्ड, एक बड़े बोर्ड पर 2 तस्वीर लगी है। पहला केस रवि और अब वासु। हर तस्वीर के नीचे एक ही जैसी मौत की रिपोर्ट चिपकी है। पास एक टेबल है जिस पर कागज, रिपोर्ट और गांव का नक्शा फैला हुआ है। इंस्पेक्टर विशाल राणा चाय का प्याला उठाते और केस बोर्ड को घूरते हुए खुद से बातें करता है। जितनी भी मौत हुई, चेहरे पर दर्द, मगर शरीर पर एक भी खरोच नहीं, ना कोई घाव, ना कोई आवाज। ये इंसान नहीं कर सकता, जानवर भी नहीं। तो फिर कौन है ये? वह धीरे धीरे चलता हुआ केस बोर्ड के पास जाता है और रवि और वासु की तस्वीर के बीच में एक धागा जोड़ता है। सारी मौत पूर्णमासी की रात हुई थी। सारे केस में दिल गायब होना, मगर बाहरी कोई चोट नहीं। विशाल राणा कड़क आवाज में, ये कोई सिलसिला है, कोई ऐसा जो चांद की पूरी रात को चुनता है।
पर क्यों? विशाल अब गांव में तहकीकात करता है, वह लोगों से सवाल पूछता है, मगर सब ही डरे हुए हैं। गांव के एक बुजुर्ग कहते हैं, हमें कुछ नहीं पता साहब, बस इतना जानते हैं कि पूनम की रात को कोई बाहर नहीं निकलता। एक महिला, हमारे यहाँ तो बचपन से ये बताया गया है साहब, पूनम की रात को अगर किसी ने उस रास्ते की तरफ देखा तो वो नहीं बचा। विशाल राणा कड़क स्वर में पूछता है, कौन सा रास्ता, खुल के बताओ। महिला सहम जाती है, फिर धीरे से कहती है, वो पुराने पीपल वाला रास्ता साहब, जहां एक बार निर्मला चाची ने कुछ देखा था, बस उसके बाद उन्होंने मुंह सील लिया। इतना कहकर वो महिला चुप हो गई और वहां से चली गई। विशाल राणा को लगा कि शायद निर्मला चाची को कुछ पता होगा इस बारे में, इसलिए वो निर्मला चाची से मिलने का फैसला करता है। विशाल राणा निर्मला चाची से मिलने उनके घर जाता है। गांव के किनारे बनी एक टूटी झोपड़ी। सांझ ढलने से ठीक पहले विशाल राणा झोपड़ी के अंदर कदम रखता है। अंधेरे में बैठी एक झुकी हुई चूसेदार औरत चूल्हे में लकड़ियां डाल रही थी। विशाल राणा को देखकर निर्मला चाची कहती है, आ गए तुम, मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। विशाल राणा हैरान होकर कहता है, आप जानती थी मैं आऊंगा? निर्मला चाची कहती है, मैं सुरैया के घर में पली बड़ी हूं बेटा, उसकी बातें मैंने अपनी आंखों से देखी। जो कोई नहीं जानता वो सब मेरे सीने में बंद है। विशाल धीरे से बैठता है और रिकॉर्डिंग चालू करता है। निर्मला चाची सुरैया के बारे में बताती है। धर्मपाल और सुरैया गांव के एक रईस दंपत्ति थे। वे गरीब किसान को ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देते। अगर कोई किसान समय पे पैसे ना लौटा पाए तो वे उसे बुरी तरह पीटते और कई बार तो उसकी हत्या तक कर देते और उनकी जमीन हड़प लेते। धीरे धीरे वो और भी मालामाल हो गए। धर्मपाल की पत्नी सुरैया को तंत्र मंत्र में काफी रुचि थी। उन्होंने कई तांत्रिकों की सेवा की थी, जिनमें से एक था कपाली। कपाली उनकी सेवा से अति प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वह अब उन्हें गुप्त तांत्रिक विद्या सिखाने लगा। जैसे जैसे वे साधनाओं में आगे बढ़ते गए, उनकी शक्तियां बढ़ती गई और लालच भी। पर उनका असली मकसद था काली शक्तियां पाना। अब वे गुप्त तांत्रिक शक्तियों के मालिक बन चुके थे। एक बार जब कपाली नशे में था, तब उसने एक विशिष्ट सिद्धि का जिक्र किया। ऐसी सिद्धि जिसमें कोई इंसान लंबी उम्र, असीम ताकत और हमेशा जवान बना रह सकता है। पर वह शक्ति सिर्फ एक विशेष किताब से प्राप्त होती है और वो किताब कपाली के पास थी, जिसे वह कभी अपने से अलग नहीं करता था। यह जान के धर्मपाल और सुरैया ने एक योजना बनाई। एक रात उन्होंने कपाली को नशे में धुत कर दिया और जब वह बेहोश हो गया तो उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी। फिर उन्होंने वह किताब चुरा ली। वह किताब लाल कपड़े में लिपटी थी। देखने में शाही लगती थी, पर ध्यान से देखने पर पता चलता वे खून से लिखी गई थी, शाही से नहीं। गांव वालों को धीरे धीरे शक होने लगा। धर्मपाल और सुरैया अब काले जादू की राह पर चल पड़े हैं। वे गांव के लोगों को कभी चैन से जीने नहीं देते थे। फिर एक दिन किसी तरह यह बात खुल गई कि उन्होंने अपने ही गुरु कपाली की हत्या कर दी है। जब यह सच उजागर हुआ तो गांव वाले उग्र हो उठे। वे धर्मपाल के घर पहुंच गए। धर्मपाल और उसकी पत्नी सुरैया को पकड़ने की कोशिश हुई। सुरैया ने किसी तरह भाग गई, लेकिन धर्मपाल पकड़ा गया। गांव के चौराहे पर सबके सामने उसे जिंदा जला दिया गया।
उसकी मौत इतनी भयावह थी, आज भी गांव में उसका नाम सुनकर लोग कांप उठते हैं। सुरैया, जो उस किताब की मालिक बन चुकी थी, अब एक बेहद ताकतवर डायन बन चुकी थी और वही हर पूर्णिमा को गांव के नौजवानों की बलि देती थी। जब यह सारा सच निर्मला चाची ने विशाल राणा को बताया, तब विशाल राणा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब मन बहलाने की बातें हैं। मैं ऐसी डायन चुड़ैल जैसी बातों पे विश्वास नहीं करता। निर्मला चाची के आंखों में एक क्षण के लिए कुछ चमका, जैसे समय के भीतर छुपे किसी भयानक रहस्य ने उनके हृदय को झंझोड़ दिया हो। वे धीरे से बोली, अगली पूर्णिमा को फिर आना बेटा, मैं तुम्हें सुरैया डायन की एक झलक जरूर दिखाऊंगी। तब शायद तुम्हारा विश्वास खुद ही जाग जाए। विशाल हौले से मुस्कुराया और बात को हल्के में लेते हुए वहां से चला गया। इसके बाद कई दिन बीत गए और विशाल ने उस रहस्य के पीछे सबूत ढूंढने की बहुत कोशिश की। वह रातों को गांव की वीरान गलियों में अकेला निकलता, छुपकर इधर उधर कैमरे लगाता, लेकिन हर बार उसके हाथ निराशा ही लगती। गांव में एक अजीब सी बेचैनी थी, पर ठोस कुछ नहीं। एक रात जब चांद आसमान पर पूरा फैला हुआ था और हवा में हल्की सी ठंडक थी, विशाल ने फिर से बाहर निकलने का निश्चय किया। वो कांस्टेबल चौबे से कहता है, चौबे, एक बार निर्मला चाची की बात मान लेते हैं। आज पूर्णिमा की रात है, चलो उनके घर चलते हैं। चौबे थोड़ा घबराते हुए बोला, साहब, मैं एक घर गृहस्थ वाला आदमी हूँ, बीवी बच्चे हैं मेरे। अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? विशाल हंस पड़ा, अरे हम लोग कोई शिकार थोड़ी बनने वाले हैं, बस देखते हैं आखिर मामला क्या है। रात के करीब 8-9 बज रहे थे। गांव की गलियां वीरान थी, मानो किसी ने पूरे गांव में कर्फ्यू लगा दिया हो। ना कोई चहल पहल, ना कोई आवाज, अजीब सा सन्नाटा था। वो निर्मला चाची के घर पहुंचते हैं और बैठकर इंतजार करते हैं। रात के करीब 12:30 बजे कुत्तों के रोने की और भौंकने की डरावनी आवाज अचानक गूंजने लगी। तभी निर्मला चाची ने खिड़की के ओर इशारा किया और बोली, वो आ गई। विशाल और चौबे ने सांसें रोक ली। वे खिड़की के छेद से बाहर झांकने लगे। विशाल ने झटके से मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी, और फिर गली के कोने से एक परछाई चलती हुई आती दिखाई दी। एक औरत, लेकिन इंसानों जैसी नहीं। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा डरावना, आंखों की पुतलियों लाल और गुस्से से भरी हुई। उसके नाखून असाधारण रूप से लंबे और नुकीले थे। उसके पांव इंसानी नहीं थे, जैसे कोई जानवर जैसे, ऐसे जैसे किसी औरत ने डायन का रूप बदल लिया हो। वो औरत नहीं, मानो अंधेरे से बनी कोई परछाई हो, जो अपनी उंगलियों के बल जमीन पे रेंगती हुई चल रही हो। वह निर्मला चाची के घर के सामने से गुजरती है और उसके साथ ही वातावरण में एक अजीब सी धुंध फैल गई। धुंध के साथ राख और जले हुए मांस की गंध हवा में तैरने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। विशाल उठकर बाहर जाने ही वाला था कि निर्मला चाची और चौबे ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर उसे बिठा लिया। और तभी अचानक गांव में एक कर्कश हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो रूह तक चीर दे। तुमने मेरी साधना तोड़ी थी, मेरे पति को जिंदा जला डाला था। अब मैं इस गांव को स्मशान बना दूंगी। कोई नहीं बचेगा यहाँ, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। विशाल का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसे हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे बाहर जाने दो, मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या है। कांस्टेबल चौबे ने विशाल राणा को रोका और मोबाइल की रिकॉर्डिंग दिखाई। स्क्रीन पर सिर्फ सूनापन था,
लेकिन उसमें साफ साफ सूर्या की बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जबकि उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। विशाल सन्न रह गया और बोला, ये कैसे हो सकता है? आवाज़ है पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। निर्मला चाची ने धीरे स्वर में कहा, क्योंकि वो साधारण स्त्री नहीं है बेटा, वो एक डायन है, कई मायावी शक्तियों की स्वामिनी। विशाल ने घबराते हुए पूछा, फिर हम उसे कैसे रोकेंगे? निर्मला चाची ने कहा, जिस किताब से उसने अपनी शक्तियां पाई है, उसी किताब में उसके अंत करने का उपाय भी लिखा है। वो किताब कहाँ मिलेगी? विशाल ने आशा से पूछा। निर्मला चाची ने कहा, जंगल के बीचों बीच एक पुराना तालाब है, उसके किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी है, वही कहीं मिल सकती है सुरैया, लेकिन तुम्हें वहां जाना होगा ब्रह्म मुहूर्त में, तभी वो किताब तुम्हारे हाथ लग सकती है। विशाल ने कहा, अगर वो वहां हुई तो? निर्मला चाची ने एक ताबीज निकाला और उसके गले में डालते हुए कहा, यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। इसके अंदर डायन की आत्मिक धड़कन के मंत्रों को तंत्र से बांधा गया है। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। विशाल ने ताबीज को गौर से देखा और मन ही मन एक निर्णय लिया। अगले ही दिन विशाल राणा ने निर्मला चाची के बताए अनुसार उस जंगल में चला जाता है, लेकिन कई घंटे ढूंढने के बाद भी विशाल को झोपड़ी नहीं मिलती। तभी विशाल को याद आता है कि झोपड़ी एक तालाब के पास है। वो इधर उधर देखता है कि कोई लंबा पेड़ मिल जाए। तभी उसकी नज़र एक ऊंचे और लंबे पेड़ पर पड़ती है। वह उस पेड़ पर चढ़कर देखता है कि कहीं पंछियों की चहल पहल दिख जाए। तभी विशाल को थोड़ी दूर आसमान में पंछियों का झुंड उड़ते हुए दिखता है। वो पेड़ से उतरता है और उसी दिशा में तेजी से भागने लगता है। थोड़ी दूर जाकर विशाल को एक बड़ा तालाब दिखता है और वहां एक कोने में एक झोपड़ी दिखाई दी। विशाल पेड़ों पर निशान करते करते एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। शाम के तकरीबन 7-8 बजे थे। विशाल ने पूरी रात उसी पेड़ पर गुजार दी। रात को अजीब व गरीब आवाज़ें आती रही। विशाल को पूरी रात जंगल के उस हिस्से में कई अजीब परछाई यहाँ से वहाँ घूमती दिखी, लेकिन विशाल वहाँ धैर्य से बैठा रहा। जब ब्रह्म मुहूर्त का समय आया, तब विशाल पेड़ से नीचे उतरकर उस झोपड़ी के अंदर चला गया। वहाँ उसने देखा एक भयानक औरत एक खाट पर लेटी हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि वही डायन सुरैया थी, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो मर चुकी है। पर विशाल जानता था वो जिंदा है। वो इस किताब को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र एक लकड़ी के ताबूत पर पड़ी। उसने धीरे से वो ताबूत खोला। उसमें एक काले कपड़े में लिपटी एक किताब रखी थी। विशाल ने उस किताब को उठाया और वहां से भागना शुरू किया और सीधा जंगल से बाहर आकर ही रुका। वो वहां से सीधा पुलिस स्टेशन गया और वो किताब पढ़ने लगा, लेकिन उस किताब में सिर्फ तंत्र मंत्र और उसकी विधि विधान लिखे हुए थे। विशाल ने कई बार उसे पढ़ लिया, लेकिन उसमें डायन को रोकने का कोई तरीका नहीं मिला। उसे लगा जैसे उसकी सारी कोशिश नाकाम हो गई। उसने किताब को एक और रख दिया और चाय पीने लगा। उसी वक्त उसका हाथ पानी के ग्लास पर लगा और पानी उस किताब पर गिर पड़ा। उसने देखा किताब पूरी तरह से बिक गई थी। तभी चौबे विशाल के कैबिन में आ गया। उसने गीली किताब को देखा और बोला, आखिरी कुछ पन्नों की लाल स्याही मिट रही है साहब। इससे पहले सारी किताब की स्याही मिट जाए, इसे सुखा देता हूँ। चौबे तुरंत ही पुलिस स्टेशन के बाहर चाय की टपरी पे जाकर किताब को आग के थोड़े दूर रखता है। तभी उस किताब से लाल धुआं उठने लगता है। चौबे चिल्लाकर बोला, सर जल्दी आइए, ये देखिए। विशाल राणा घबरा कर दौड़ता है और किताब से उठता वो लाल धुआं उसे भी दिखाई देता है,
लेकिन थोड़ी ही देर में वो धुआं उठना बंद हो जाता है। विशाल ने जब किताब फिर से खोली तो उसमें आखिरी कुछ पन्नों पर काली स्याही से कुछ और ही लिखा हुआ था। विशाल ध्यान से पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मैं कापालिक, मैंने इस किताब में मेरे गुरु द्वारा सिखाई गई सिद्धि विद्या का वर्णन किया है। मैंने सुरैया और धर्मपाल की सेवा से खुश होकर उन्हें भी ये शक्तियाँ सिखाई, लेकिन मुझे लगने लगा था कि सुरैया को और शक्तियाँ चाहिए। मुझे पता चल चुका था कि वो ये शक्तियाँ का उपयोग लोगों की सेवा के लिए नहीं बल्कि अपने काले मंसूबों को पूरा करने के लिए करेगी। वो एक ऐसी डायन बन जाएगी जो अपनी लंबी उम्र और शक्ति के लिए किसी को भी मारने से नहीं हिचकिचाएगी। अगर ये किताब कोई पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं उन दोनों के हाथों मारा जा चुका हूँ। उसे आम हथियार से मार भी दोगे तो वो और शक्तिशाली बनकर लौटेगी। जितना कहर वो जिंदा होकर नहीं कर सकती थी, उससे ज़्यादा वो मरने के बाद करेगी। उसे रोकने के लिए जब वो पूर्णिमा को अपने अगले शिकार के लिए आए, तब भगवान काल भैरव के खड्ग से उसका सिर धड़ से अलग करना पड़ेगा। फिर पूरे विधि विधान से उसकी अंतिम संस्कार करना होगा और उसकी राख को पवित्र गंगा में बहाना होगा और वही किसी कापालिक के हाथों उसका तर्पण करना पड़ेगा। तब जाकर वो इस पापी जीवन से मुक्त होगी, लेकिन उसके कर्मों का हिसाब उसे उस परम शक्ति को देना पड़ेगा। विशाल ने चौबे से पूछा, यहाँ काल भैरव मंदिर कहाँ है? चौबे थोड़ी देर सोचता है और कहता है, यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर एक बड़ा शिव मंदिर है। शायद वहाँ के पंडित जी को कुछ पता हो। विशाल और चौबे तुरंत वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। लगभग 2 घंटे में वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। विशाल राणा उस पंडित जी को वो किताब दिखाता है और पूरी बात बताता है। पंडित जी ने उन्हें मंदिर के तहखाने में ले जाते हैं। वहाँ एक प्राचीन खड्ग रखा होता है। पंडित जी ने उनसे कहा, यह खड्ग काल भैरव को समर्पित है। ये एक पवित्र अस्त्र है। काली शक्तियों का संहार करने के लिए तुम एक निडर और साहसी व्यक्ति हो। तुम्हें ईमानदारी से अपना फर्ज निभाना होगा। अब जल्दी जाओ, गांव को तुम्हारी जरूरत है। तुमने उसकी किताब छीनी है, वो पूरे गांव पर अपना कहर बरपाएगी। विशाल राणा पूछता है, मैं उसे पूर्णिमा तक कैसे रोकूंगा? पंडित जी बोले, बहादुरी से सामना कर, ये तुम पे निर्भर है। तभी चौबे ने कहा, सर पहले गांव चलते हैं, फिर उपाय सोचेंगे। विशाल और चौबे तुरंत गांव की ओर निकल जाते हैं और गांव के सरपंच को पुलिस स्टेशन बुलाकर सारी बात कहते हैं। ये बात जानकर पहले तो सरपंच घबरा जाता है, फिर थोड़ी हिम्मत से उन्हें कहता है, इंस्पेक्टर साहब, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, बताइए हमें क्या करना है? तब विशाल ने कहा, सबको शाम होते ही अपने घरों में चला जाना है। जितना हो सके उतना रात को बाहर निकलना टालना है, क्योंकि इस मामले में पुलिस भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। हमारी लड़ाई किसी चोर डाकू से नहीं बल्कि शैतानी शक्तियों से है। उस रात को गांव में कुछ नहीं हुआ। अनहोनी का इंतजार में और 15 दिन बीत गए। उस रात पूरे गांव में अचानक सुरैया की कर्कश ध्वनि सुनाई दी। नहीं छोड़ूंगी किसी को। तुमने पहले मेरे पति को मारा और अब मेरे ही घर में घुसकर मेरी चीज चुरा ली। पापी मैं नहीं, तुम हो। तभी विशाल उस डायन के सामने आकर उस किताब को दिखाते हुए बोला, तुम्हारा क्या चोरी हुआ? मुझे बताओ, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। तुम्हारी वो चीज मैं ढूंढूंगा। और हंसते हुए बोला, अरे तुम तो कोई आम औरत नहीं, तुम तो एक डायन हो। ये कटाक्ष सुनकर सुरैया बहुत गुस्से में आ गई। वो विशाल को मारने आगे बढ़ी, लेकिन उसके पहले विशाल ने लाइटर निकाला और उस किताब की ओर बढ़ाया। सुरैया एकदम सहम गई। तभी वो बोली, ये किताब मुझे वापस कर दो।
मैं तुम्हें जाने दूंगी। विशाल हंसते हुए बोला, जैसे ही मैं तुझे ये किताब लौटाऊंगा वैसे ही तू मुझे मार देगी। सुरैया ने विशाल को देखते हुए कहा, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें और इस गांव के लोगों को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तब विशाल ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, तू अपने गुरु कापाली को मार सकती है तो तेरा कोई भरोसा क्यों करे। तब सुरैया ने तुनकते हुए बोली, बड़ा जिगरा है तुझमें, आने वाली पूर्णिमा को तेरा ही शिकार करूंगी। तेरी ये बहादुरी मुझे पसंद आई। अब तो तेरा दिल तेरे सीने से निकाल कर खाकर ही मुझे चैन मिलेगा। तब विशाल ने एक बार फिर सुरैया को ललकारते हुए कहा, तो फुटले, पूर्णिमा को आना, ये किताब लेकर जाना। तब तक इस गांव में नजर मत आना। अगर तूने किसी भी गांव वाले को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो इस किताब को मैं जलाकर राख कर दूंगा। तब सुरैया जोर से हंसने लगी और बोली, इंतजार रहेगा इस पूर्णिमा का, अपने वादे से मुकर मत जाना। ये बोलकर सुरैया वहां से चली गई। विशाल भी अपने घर चला गया। अगले दिन विशाल जब पुलिस स्टेशन जाकर अपने कैबिन के भीतर गया तो उन्होंने देखा कि सरपंच और चौबे उसका इंतजार कर रहे थे। विशाल को देखकर ही चौबे थोड़ा गुस्से में बोला, साहब आप पागल बागल हो क्या? आप कल रात किसी गली के गुंडे या चोर से नहीं, सुरैया के सामने खड़े थे। वो आपको मार भी सकती थी और उसमें कम था कि उसको पूर्णिमा को मिलने का वादा कराए। वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि डायन है, डायन। तब विशाल ने चौबे को शांत करते हुए कहा, मैंने उसे थोड़ा भ्रमित किया, एक झांसा दिया और वो उसमें फंस गई। मुझे पहले उसे गांव वालों से दूर रखना है। गांव के लोगों की सुरक्षा ही मेरा पहला कर्तव्य है। और वही बात सुरैया की तो उसे मैं पूर्णिमा को हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। तभी सरपंच ने विशाल से कहा, साहब आप हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। ये गांव आपका एहसान कभी नहीं चुका पाएगा। विशाल ने कहा, ये कोई एहसान नहीं बल्कि मेरी ड्यूटी है। आप सबकी सुरक्षा ही मेरी पहली प्राथमिकता है। आप सबको बचाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी कोई गम नहीं। तभी माहौल को हल्का बनाते हुए चौबे बोला, इसी बहादुरी की वजह से विशाल राणा के 10 साल में 15 ट्रांसफर हो चुके हैं। सर आपको घूमने का शौक है या मंत्री और सीनियर की उंगली करने का? ये सुनकर सब हंसने लगे। आखिर पूर्णिमा की वो रात आ गई। विशाल ने दिन में ही खड़क को एक पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में छुपा दिया था, क्योंकि जब सुरैया हमला करे तब खड़क जल्द ही मिल जाए, इसलिए खास जगह छुपाया गया था। रात भर उस डायन सुरैया के आगमन की आहट आती रही। तभी अचानक घुंघरू की आवाज, जल हुई मांस की बू आने लगी। वातावरण भयंकर हो उठा। विशाल वही पेड़ के पास खड़ा था, हाथ में वही किताब लिए। सुरैया विशाल राणा को देखते बोली, जिंदगी में पहली बार ऐसा इंसान मिला जो मेरे सामने डरता नहीं। तू बहुत बहादुर है या बहुत मूर्ख जो खुद सामने से मरने चला आया। मैं तेरे दिल को तेरे शरीर से निकाल कर खाऊंगी। विशाल बोला, तू डायन है, तेरा कोई विश्वास नहीं। ये ले तेरी किताब और ये रही आग। विशाल ने एक झटके से किताब को आग में फेंक दी। सुरैया गुस्से से दहाड़ी और विशाल पर टूट पड़ी। विशाल ने उसे भड़काना चाहता था। आखिरकार विशाल की चाल सफल रही, लेकिन सुरैया का पंजा विशाल के कंधे पे लगा और खून बहने लगा। विशाल धरती पर लुढ़क पड़ा और जैसे ही सुरैया उसे उठाने झुकी, विशाल ने सीधा खड़क निकाला और जैसे ही एक झटके में उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। सुरैया का शरीर ढेर हो पड़ा और थोड़ी ही देर में वो एक बूढ़ी औरत की शक्ल में बदल गई। सब चौंक गए। चौबे और सरपंच दौड़ के विशाल राणा के पास आए। विशाल बोला, मैं जानता था मैं सीधे उससे हरा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने
खड़क पहले ही छुपा दिया था और किताब को आग में फेंक कर उसे गुस्सा दिलाना चाहता था। और मेरा ये तुक्का काम कर गया। और फिर सबने मिलकर सुरैया का अंतिम संस्कार किया और उसकी अस्थियां को गंगा में विसर्जित कर दिया। इस तरह खत्म होती है सुरैया की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कमेंट करके कि आपको ये कहानी कैसी लगी। शुक्रिया, धन्यवाद। और संभल के रहें, क्योंकि कुछ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।